नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। होली के दिन हुई मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 33 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन बिहार पुलिस ने जहरीली शराब से हुई मौत की बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। एडीजी पुलिस मुख्यालय ने साफ कर दिया है कि मौत शराब से नहीं, बीमारी की वजह से हुई, जबकि परिजन कह रहे हैं कि मौत शराब के सेवन से हुई है। ऐसे में सवाल यही कि क्या शराब से हुई मौतों पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? बिहार में शराब या बीमारी से हो रही मौत। उसके बाद हम दोनों मिलकर परसों पिए थे होली के दिन, और कल सुबह जगने के बाद हमको देखने में दिक्कत होने लगी। मौत पर कौन सच्चा और कौन झूठा? आपके इस किसी संदेह का न तो कोई आधार है, न कोई तर्क है, और न ही वस्तुस्थिति ऐसी है। पुलिस के द्वारा या मीडिया के द्वारा यह चलाया जा रहा है कि संदेहास्पद है। अब मीडिया को भी कितनी जानकारी है और किस स्तर पर वो सत्यापित हो रहा है, उसके बाद मीडिया में न्यूज चल रही है। डैमेज कंट्रोल में जुटी बिहार पुलिस। बजा के दारू दे अब पी के आया के घरे कहलौ नहीं चल गए। परिवार की चित्कार सुनो सरकार। होली के दिन बिहार में ऐसी घटना घटित हुई जिसने एक साथ कई परिवारों को उजाड़ दिया। कईयों के सुहाग उजड़ गए तो कई माताओं के गोद सूने हो गए। 2 दिन के भीतर 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। परिवार वाले कह रहे हैं कि उनके अपनों ने शराब पी रखी थी, जिससे तबीयत बिगड़ी और जान चली गई। लेकिन पुलिस की ओर से साफ कहा जा रहा है कि मौत शराब से नहीं, बीमारी से हुई। सलाह मीडिया तक को दी जा रही है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि मीडिया में कोई भी समाचार आए तो उसको एकदम चलाने के पहले स्थानीय प्रशासन को विश्वास में ले लिया जाए, बताया जाए कि सर इस तरह की सूचना आ रही है, सत्यापन करा लें। किसी भी बात की संपुष्टि या तो वहाँ पर कोई साक्ष्य मिले तब हो सकती है, या फिर कोई हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस हो, उसके आधार पर हम कह सकते हैं। तो भागलपुर में जो अंत्य परीक्षण कराया गया है उसका जैसे रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर किया जाएगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान वो सब लोकल पुलिस थाना कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आया है उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि जो भी बात सामने आएगी उसके आलोक में कार्रवाई होगी। आखिर क्यों मौत की वजहों को सीधे तौर पर नहीं कहा जा रहा? क्यों खुलकर नहीं बताया जा रहा कि होली के दिन क्या ऐसा हुआ कि एक साथ सभी लोगों की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई? तो आपको हम बताते हैं। दरअसल होली के दिन यानी 18 मार्च को बांका, भागलपुर और मधेपुरा से संदिग्ध मौतों की खबर अगले दिन सामने आती है। 2 दिन बाद एक और जिले सिवान का भी नाम मौत के सिलसिले से जुड़ जाता है। 30 से ज्यादा लोगों की जानें चली जाती हैं, लेकिन प्रशासनिक महकमा इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मौत की वजह जहरीली शराब है। तभी तो भागलपुर के डीएम पत्र जारी कर लिखते हैं कि मौत संदिग्ध है, बीमारी से हुई मौतों की जांच जारी है। लेकिन जिनके अपनों की जान चली गई वो क्या कह रहे हैं उसे सुनना भी बेहद जरूरी है। देखिए ना उठुआ न तो हेतना भर गिलास में कहीं पाउच रहे कहीं से ना लोग वाला पी घलुआ। अब घरे आवे 7-8 बजे लगन उल्टी करे, उल्टी करते करते सवेरे लेकर भगवी से सीना। मौत शराब पीने से हुई, इसे परिजनों ने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन यदि कोई नहीं देखा तो वो है पुलिस और प्रशासन। न्यूज 18 से बातचीत में बिहार के एडीजी पुलिस मुख्यालय इन मौतों को संदिग्ध ही बताते रह गए। विसरा प्रिजर्व कर एफएसएल जांच हेतु भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है। जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक संपुष्ट कह पाना मुश्किल होगा। फिर भी इसको संदेहास्पद मानकर हम लोग इसकी जांच करेंगे, और जब एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी तो इसकी पुष्टि की जा सकती है। पुलिस महकमा मीडिया को संयमित होकर खबरें चलाने की नसीहत दे रहा है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं। सो हमने उन पीड़ित परिजनों की पीड़ा भी आपको सुनाई और पुलिस का बयान भी सुनाया। लेकिन सवाल घूम फिरकर वहीं आकर ठहर सा जाता है
कि आखिर एक साथ इतनी मौत किस बीमारी से हो सकती है। दोस्तों ने मिलकर शराब नहीं पी तो सबकी मौत कैसे हो गई? थानेदार चौकीदारों की जिम्मेदारी तय कर देने भर से शराबबंदी होगी। शराबबंदी के बावजूद शराब से हुई मौत पर क्या पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? हमारे सवाल का जवाब शायद प्रशासनिक महकमे को चुभ रहा हो, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने वाले नहीं। हम ये बार बार पूछते रहेंगे, क्योंकि सवाल जिंदगी का है, सवाल जीवन का है और सवाल सुशासन का भी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पुलिस ने शराब से मौत होने से इनकार कर रही है, लेकिन मृतक के परिजनों का कहना है कि मौत शराब पीने से ही हुई। मधेपुरा के मुरलीगंज में संजीव रमणी के परिजनों ने कहा कि उसे कोई बीमारी ही नहीं थी और मौत शराब पीने की वजह से हुई थी। कहाँ से शराब लाया था और कहाँ शराब पिया था? बाबू हमको पता नहीं है, वही नहीं पता कहाँ से लाया था शराब, हमको पता नहीं, कुछ नहीं। पिया था कहाँ पे? घर में पिया था, हमारा घर में। घर में शराब पिया था? हाँ, घर में। तो आप मना नहीं किए? वो बाबू मना कर रहे थे, बोले कि हाँ पानी को निभा ले लेते थोड़ा सा, थोड़ा सा ले आओ बाबू। ओ बाबू कैसे हुआ घटना, क्या बोला, कैसे बीमारी क्या हो रहा था उनको? उनको कोई बीमारी नहीं था, कुछ नहीं था, उसको कोई बीमारी नहीं था, कभी सर्दी खांसी भी नहीं हुई है, तो बीमारी कहाँ से आएगा उसको? सोया हुआ था, जब उसको मन में बेचैनी हुआ तब जाकर के बोलता है मम्मी हमको सांस लेने में प्रॉब्लम। सन ऑफ मल्लाह के नाम पर अपना मतलब साधने वाले मुकेश सहनी की पीठ में एक बार फिर आरजेडी ने खंजर चुभो दिया है। मुसाफिर पासवान के बेटे के नाम पर ताल ठोकने वाले अमर पासवान को आरजेडी ने अपने सिंबल पर चुनावी मैदान में उतार दिया। तो अब सवाल यह है कि मुकेश सहनी के लिए आगे का रास्ता क्या है? महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामे की ये तस्वीर 3 अक्टूबर 2020 की है, जब बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी थी। उस वक्त सहनी महागठबंधन का हिस्सा थे। महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान होना था, तभी बड़े नाटकीय अंदाज में भरी पीसी में सहनी ने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया और आरजेडी पर पीठ में खंजर भोंकने का आरोप लगा दिया। सुनिए तब मुकेश सहनी ने आरजेडी के लिए क्या कहा था। मैं सन ऑफ मल्लाह, अति पिछड़ा का बेटा, अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोंकने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं गठबंधन से बाहर जा रहा हूँ। पीठ जो धोखा नहीं हुआ, पीठ में खंजर भोंका गया। कल तक 25 सीट और डिप्टी सीएम का बात था, इसके लिए सिर्फ धोखा नहीं हुआ, पीठ में खंजर भोंका गया है। महागठबंधन के डीएनए में गड़बड़ी है। तकरीबन 1.5 सालों बाद अब आरजेडी ने एक बार फिर सहनी की पीठ में खंजर भोंका है। बीजेपी से जारी खींचतान के बीच मुकेश सहनी अमर पासवान के नाम पर ताल ठोक रहे थे, लेकिन इससे पहले कि सहनी अपनी सियासी राह मजबूत करते, घोड़े पर सवार होकर अमर पासवान ने सहनी को ऐसी लताड़ लगाई कि 2020 के खंजर का जख्म एक बार फिर ताजा हो गया। आरजेडी से बात हो गई? जी राजद मैंने ज्वाइन कर लिया है। की बात हो गई, आप ही चुनाव लड़ेंगे? जी हम ही चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी से कंफर्म? जी आरजेडी से कंफर्म। कब नॉमिनेशन कब करना है, क्या कहा गया है पार्टी की तरफ से? अभी बात चल रही है और मैं आपको आगे बताऊंगा। जाहिर है अमर पासवान को बोचहा के मैदान में उतारकर आरजेडी ने सहनी को असहज कर दिया है। इसी सियासी उठापटक के बीच ये चेहरा भी बेहद अहम है। ये है गीता देवी, जो रमई राम की बेटी हैं। रमई राम इस वक्त आरजेडी में है। खबर है कि आरजेडी से पत्ता कटने के बाद गीता देवी सहनी का साथ दे सकती हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। श्रीमद् भगवद गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग को लेकर सियासत बेहद गर्म हो गई है। गुजरात से शुरू हुई गीता की चर्चा आखिर क्यों सियासी गलियारे में इस वक्त गूंज रही है, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सनातन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता
एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि भगवत गीता को देश भर के स्कूलों में पढ़ाने की मांग उठने लगी है। दरअसल गुजरात का शिक्षा विभाग कक्षा 6 से 12 तक अगले शैक्षणिक सत्र 2022-23 से भगवत गीता को शामिल करने का फैसला किया है। और इसके बाद अब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी स्कूलों में गीता पढ़ाने की मांग कर डाली है, जिसे लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। पहले जानिए कि प्रहलाद जोशी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। जोशी ने लिखा, भगवत गीता हमें नैतिकता और सदाचार की सीख देती है। यह हमें समाज की बेहतरी के लिए उत्तरदायित्व का ज्ञान देती है। इसमें कई ऐसी नैतिक कहानियां हैं जो छात्रों को प्रेरित कर सकती हैं। सभी राज्य इसके बारे में सोच सकते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के ट्वीट के बाद बिहार की सियासत भी गर्म हो गई। कांग्रेस आरजेडी के साथ ही सहयोगी जेडीयू ने भी इशारों में आपत्ति जता दी। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता जिस तरह से अपने हिडन एजेंडा को लागू करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं, मैं समझता हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। क्या वो भी बीजेपी के एजेंडा पर चलेंगे? क्या बिहार के स्कूलों में भी गीता पढ़ाई जाएगी? बीजेपी अब भगवाकरण की राजनीति कर रही है। पाठशाला में भगवाकरण राजनीति की तैयारी चल रही है। जैसे गीता के बारे में कहा जा रहा है, इसको अगर शामिल करने की बात होगी तो इंटेंशन शिक्षा बच्चों को ठीक से दी जाए यह नहीं प्रतीत होगा। उसमें लगेगा कि कुछ खास मकसद से इस बात को किया जा रहा है। तो खास मकसद से नहीं किया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष है हमारा देश, हमारा संविधान, इसको ध्यान में रखते हुए कोई स्टेप लेना चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने विरोधियों पर जोरदार पलटवार किया है। नितिन नवीन और रामकृपाल यादव ने खुलकर प्रहलाद जोशी की बातों का समर्थन किया। हमको तो स्पष्ट लगता है कि जब बिहार के हित में है, नई पीढ़ी के युवाओं के हित में है, और सबसे बड़ा जीवन की इस कला को अगर हम छोड़ देते हैं, अपने नई पीढ़ी को उससे महरूम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भटकेगा। तो उसके लिए तो बिहार के हित में तो निश्चित रूप से विचार करेंगे लोग। भगवत गीता की पढ़ाई होगी, लोगों को नॉलेज मिल जाएगा और सीखना भी चाहिए। अगर स्कूल में पढ़ाई होगी तो बच्चे शुरू से ही सीख पाएंगे। इसकी एक अपनी अहमियत है भगवत गीता का, और राष्ट्र मानता, दुनिया मान रहा है भगवत गीता को। दरअसल भगवत गीता कर्म की प्रधानता पर जोर देती है। फल की चिंता किए बगैर कर्म करने का ज्ञान देती है। मनुष्य को गहरी निराशा, विषाद और चिंता से निकालती है। इसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का अद्भुत समन्वय माना जाता है। इसके साथ ही परमात्मा की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता को भी ये स्थापित करती है। लेकिन सनातनी धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ पर जिस तरह से सियासत हो रही है, जिस तरह से नेता इसे धर्म से जोड़कर बातें कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। क्योंकि भगवत गीता धर्म से ज्यादा मैनेजमेंट की शिक्षा देता है, व्यवहारिक ज्ञान की सीख देता है। तभी तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में ही चार्ल्स विल्किंस ने अंग्रेजी में कर दिया था। 1982 तक 75 भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है। यही नहीं, दुनिया की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और बर्कले जैसी यूनिवर्सिटी में भी इसका अध्ययन होता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब बात बिहार दिवस की। कल से 3 दिन तक बिहार दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में कैलाश खेर, रेखा भारद्वाज, सुखविंदर सहित कई बड़े कलाकार परफॉर्म करने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। गांधी मैदान में भव्य स्टेज बनाया गया है और चारों तरफ शानदार लाइटिंग भी की जा रही है। कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा विभाग की तरफ से किया जाता है, जिसके ऊपर अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने खुद गांधी मैदान पहुंचकर इन तमाम तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। और इस बार बिहार दिवस का थीम जल जीवन हरियाली रखा गया है, जिसकी झलक गांधी मैदान में साफ साफ दिखाई दे रही है। कल होने वाले बिहार दिवस के लिए तैयारियां पटना के गांधी मैदान में पूरी कर ली गई है और खास तौर पर कल का जो कार्यक्रम है वो काफी भव्य हो। जिस तरीके से पहले कार्यक्रम मनाया जाता रहा है, उस तरीके से बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया गया है। देश विदेश से कई कलाकार यहाँ पर पहुँचेंगे और सबसे बड़ी बात है कि जल जीवन हरियाली थीम रखा गया है इस कार्यक्रम का। इस वक्त
गांधी मैदान में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है उस शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है। जल जीवन हरियाली को प्रमुखता से इसमें दर्शाया गया। हर वर्ष जो बिहार दिवस होता है उसका एक थीम होता है, और इस वर्ष का जो थीम है वो है जल जीवन हरियाली। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।